न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला गुजरात दौरा। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर साधी निशाना। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालने के बाद तेजस्वी यादव का पहला पराजय। तो खबरें विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का पहला गुजरात दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 26 मई को गुजरात दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो अहमदाबाद, वडोदरा और भुज में रोड शो भी करेंगे, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई। खास बात यह है कि इन तैयारियों में ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखाई दे रही है। सेना के जवानों की तस्वीरें, सिंदूरों और सड़कों को तिरंगे के रंग से सजाया गया है। सभी रूट्स को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सड़कों के किनारे तिरंगों के साथ साथ ब्रह्मोस और राफेल की प्रदर्शनी भी लगाई गई। पीएम मोदी 26 मई को सुबह 10 बजे वडोदरा, दोपहर 2 बजे भुज और शाम 6:30 बजे अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री का रोड शो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होकर इंदिरा ब्रिज तक जाएगा। पीएम के रोड शो की तैयारियों का नजारा देखते ही बन रहा है। भुज में रोड शो के दौरान 10,000 सिंदूरी महिलाएं भगवा साड़ी पहनकर पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। दरअसल ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी और सेनाओं के स्वागत के रूप में किया जा रहा है। पीएम के रोड शो को लेकर पूरे गुजरात में खुशी का माहौल है। ले लो। आगे नहीं जाता। धीरे धीरे अल्लाह
चला आगे रही है। हाँ धीरे धीरे मतलब अल्लाह बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर साधा निशाना। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने जानकारी देते हुए कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन हो गई है। कुछ ही वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जहां एक तरफ भाजपा के नेता इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इसको लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने नीति आयोग के इस ऐलान के बाद मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि सरकार मध्यम वर्ग की परेशानी और बेरोजगारी पर भी बात करे। आरजेडी नेता मनोज झा ने सरकार से कहा है कि क्या अर्थव्यवस्था बढ़ने से आम आदमी पर कुछ असर पड़ेगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि सरकार को यह देखना चाहिए कि इसमें आम नागरिकों को कितना फायदा हो रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम नागरिकों को अर्थव्यवस्था तब समझ आती है जब तरक्की और खुशहाली हर जगह पहुंचे। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने जानकारी देते हुए कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन हो गई है। कुछ ही वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जहां एक तरफ भाजपा के नेता इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इसको लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने नीति आयोग के इस ऐलान के बाद मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि सरकार मध्यम वर्ग की परेशानी और बेरोजगारी पर भी बात करे। आरजेडी नेता मनोज झा ने सरकार से कहा है कि क्या अर्थव्यवस्था बढ़ने से आम आदमी पर कुछ असर पड़ेगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि सरकार को यह देखना चाहिए कि इसमें आम नागरिकों को कितना फायदा हो रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम नागरिकों को
अर्थव्यवस्था तब समझ आती है जब तरक्की और खुशहाली हर जगह पहुंचे। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने जानकारी देते हुए कहा है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत की इकोनॉमी $4 ट्रिलियन हो गई है। कुछ ही वर्षों में भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जहां एक तरफ भाजपा के नेता इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता इसको लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने नीति आयोग के इस ऐलान के बाद मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा है कि सरकार मध्यम वर्ग की परेशानी और बेरोजगारी पर भी बात करे। आरजेडी नेता मनोज झा ने सरकार से कहा है कि क्या अर्थव्यवस्था बढ़ने से आम आदमी पर कुछ असर पड़ेगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि सरकार को यह देखना चाहिए कि इसमें आम नागरिकों को कितना फायदा हो रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा है कि भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि आम नागरिकों को अर्थव्यवस्था तब समझ आती है जब तरक्की और खुशहाली हर जगह पहुंचे। आयोग सीईओ की तरफ से और एक बड़ी उपलब्धि जो है उन्होंने बताया कि देश अब जो है चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था जो है बन गई है। जापान भाई पर कैपिटा इनकम पे थोड़ा बात कर लें, अमीर और गरीब के बीच में बढ़ती हुई खाई के बारे में बात कर लें, जो मध्यम वर्ग ईएमआई देने के संघर्ष में जूझ रहा हो उसके बारे में बात कर लें, एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात कर लें, 45 साल का बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड टूटा है उसके बारे में बात कर लें। फिर तो हमको समझ में आया कि साहब आपके जो चमक धमक वाले आंकड़े हैं उसका प्रभाव आम आदमी पर भी पड़ रहा है। आम आदमी का जीवन, मध्यम वर्ग का जीवन, जरा उस पर चर्चा करिए ना। ये कह देना साहब इससे आगे बढ़ गए, उससे आगे बढ़ गए, सबसे आगे बढ़ गए साहब, लेकिन देशवासियों से तो पूछिए वो कितना आगे है कितना पीछे है। जापान को अब हमने पीछे कर दिया है। देखिए, अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। हंगर इंडेक्स का क्या होता है? आप समावेशी विकास के सूचकांक पर कहां पाते हैं? असल में क्या होता है ना कि जब आप जीडीपी की साइज पर बात करते हैं तो 5 समृद्धि के टापू असमानता के महासागर की तस्दीक नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी? हमारा ये मानना है। और मैं तो बार बार कहूंगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी व्यक्ति जो विवेचना करे वो आर्टिकल 39C जो भारतीय संविधान का है उसको एक बार पढ़ ले। आय की असमानता क्यों इतनी बढ़ रही है, ये सारी चीजें एक ट्रैजेक्टरी पे चलनी चाहिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। तेज प्रताप को पार्टी से निकालने के बाद तेजस्वी यादव का पहला बयान। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। इसके साथ ही परिवार से भी बेदखल कर दिया गया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनके बड़े बेटे की गतिविधि, आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में उन्हें पार्टी और परिवार से दूर किया जाता है। वहीं अब इस मामले पर लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि हम ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम काम कर रहे हैं और बिहार की जनता के लिए समर्पित। रही बात मेरे बड़े भाई की, तो राजनीतिक जीवन और निजी जीवन अलग अलग है। उन्हें अपने निजी फैसले लेने का अधिकार है। वह वयस्क हैं और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी पार्टी के प्रमुख ने यह स्पष्ट कर दिया है और जब से उन्होंने ऐसा कहा है यह उनकी भावना है। हमने ऐसी चीजों पर सवाल नहीं उठाया। वह अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं कोई भी कुछ करने से पहले नहीं पूछता। मुझे यह सब मीडिया के जरिए ही पता चला। दरअसल तेज प्रताप ने बीते शनिवार को ही सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया था। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि वो पिछले 12 सालों से रिलेशन में है। तेज प्रताप की इस पोस्ट वायरल हो गई। मीडिया पर खबर आने के बाद हालांकि तेज प्रताप ने अपनी सफाई। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। इसके साथ ही परिवार से भी बेदखल कर दिया गया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनके बड़े बेटे की गतिविधि, आचरण और
गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पारिवारिक मूल्य और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में उन्हें पार्टी और परिवार से दूर किया जाता है। वहीं अब इस मामले पर लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि हम ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम काम कर रहे हैं और बिहार की जनता के लिए समर्पित है। रही बात मेरे बड़े भाई की, तो राजनीतिक जीवन और निजी जीवन अलग अलग है। उन्हें अपने निजी फैसले लेने का अधिकार है। वह वयस्क हैं और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी पार्टी के प्रमुख ने यह स्पष्ट कर दिया है और जब से उन्होंने ऐसा कहा है, यह उनकी भावना है। हमने ऐसी चीजों पर सवाल नहीं उठाया। वह अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, कोई भी कुछ करने से पहले नहीं पूछता। मुझे यह सब मीडिया के जरिए ही पता चला। दरअसल तेज प्रताप ने बीते शनिवार को ही सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया था। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि वो पिछले 12 सालों से रिलेशन में है। तेज प्रताप की इस पोस्ट वायरल हो गई। मीडिया पर खबर आने के बाद हालांकि तेज प्रताप ने अपनी सफाई दी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। इसके साथ ही परिवार से भी बेदखल कर दिया गया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि उनके बड़े बेटे की गतिविधि, आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पारिवारिक मूल्य और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। ऐसे में उन्हें पार्टी और परिवार से दूर किया जाता है। वहीं अब इस मामले पर लालू यादव के छोटे बेटे और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि हम ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम काम कर रहे हैं और बिहार की जनता के लिए समर्पित है। रही बात मेरे बड़े भाई की, तो राजनीतिक जीवन और निजी जीवन अलग अलग है। उन्हें अपने निजी फैसले लेने का अधिकार है। वह वयस्क हैं और फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी पार्टी के प्रमुख ने यह स्पष्ट कर दिया है और जब से उन्होंने ऐसा कहा है, यह उनकी भावना है। हमने ऐसी चीजों पर सवाल नहीं उठाया। वह अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, कोई भी कुछ करने से पहले नहीं पूछता। मुझे यह सब मीडिया के जरिए ही पता चला। दरअसल तेज प्रताप ने बीते शनिवार को ही सोशल मीडिया पर एक लड़की के साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया था। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि वो पिछले 12 सालों से रिलेशन में है। तेज प्रताप की इस पोस्ट वायरल हो गई। मीडिया पर खबर आने के बाद हालांकि तेज प्रताप ने अपनी सफाई दी। हमने जो भावना राष्ट्र अध्यक्ष जी की थी, पिता की थी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और हम तो नेता विरोधी दल है, राष्ट्र अध्यक्ष वो है, जो उनका निर्णय है उन सबको हम लोग जो है पालन करते हैं। तो हम लोगों को भी ये चीजें ठीक नहीं लगती हैं। तो जो निर्णय हुआ है वो हम लोग लालू जी के साथ। पॉलिटिक्स में मॉरलिटी कितना होना चाहिए? ये देखिए, राजनीति और निजी जीवन अलग है। हमारे बड़े भाई हैं, वो निजी जीवन में क्या फैसले लेते हैं उससे हमको क्या लेना देना है। वो बड़े हैं, वो उनको पता है उनके निर्णय से क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। और राजनीतिक में निजी जीवन में इसमें हम क्या टिप्पणी करेंगे। जो उनको करना है वो कर रहे हैं, वो अब बड़े हैं। देखिए, आप एक बात स्पष्ट है, ठीक है ना। जहाँ तक मेरी बात है, हमें ये सब चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल हैं। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग।
तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। बढ़ते अगली खबर की ओर। अभिषेक बनर्जी ने जापान में बताया संकट में कैसे हो विपक्ष की भूमिका। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी एक बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ जापान दौरे पर हैं। इस प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना है। अभिषेक बनर्जी ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वाइल्ड हैंडलर बताया। प्रतिनिधिमंडल भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को उजागर करेगा और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देगा। जेडीयू सांसद संजय झा की अगुवाई में यह प्रतिनिधिमंडल जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, गणराज्य और सिंगापुर में नेताओं से मिलेगा। जापान में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि भारत डर से नहीं झुकेगा। उन्होंने कहा है, हम यह संदेश और सच्चाई साझा करने आए हैं कि भारत झुकने से इनकार करता है। तो दिखाने वाले हैं टू एक्सपोज द एक्चुअल फेस ऑफ पाकिस्तान। हम लोग चाहते हैं यू लिविंग आउटसाइड द नेशन, नॉट जस्ट इन जापान, जो जहां भी रह रहे हैं, यू माइट बी लिविंग आउटसाइड एज अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशनल कमिटमेंट, योर एकेडमिकल कमिटमेंट, कुछ भी हो, आप चाहे 4 लोगों से मिलने भी जाओ, ट्राई टू रेज इट। यू आर द बिगेस्ट इवेंजलिस्ट एंड प्रोपोनेंट ऑफ द कंट्री। Wherever you are staying, try to raise it in your circle. Try to raise it with any influencer in the locality that you meet. Try to raise it in your own way and show them the pictures. Use your digital media platforms and social media platforms, propagate it aggressively and further amplify the message of how India is trying to combat terrorism by bringing the world collectively to fight against terrorism and how India has taken the lead. और आप ये चीज सबको बताइए कि 24 घंटे के अंदर 22 तारीख को जो अटैक हुआ, देयर इज अ टेररिस्ट ग्रुप कॉल्ड TRF, विच इज द रेजिस्टेंट फ्रंट। TRF ने इस अटैक का क्लेम लेते हुए ये माना कि दिस अटैक्स वर कैरिड आउट बाय अस ऑन आवर बिहाफ। TRF क्या है? TRF लश्कर तैयबा का एक प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है एंड लश्कर तैयबा आप सबको पता है इज अ UN डेसिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन। और पाकिस्तान फिर जल्दबाजी में उसका नाम हटाने के लिए UN में क्या रोल प्ले किया, ये भी आप सबने देखा। और खाली यही नहीं, एक के बाद एक जो एयर स्ट्राइक हुआ, जो फोटो आपको अपराजिता जी ने दिखाया, high-ranking military officials, military generals of Pak Army are physically present to offer their tributes and respects to those terrorists. It's out in public domain. मैं आप इंसान झूठ बोल सकता है, सच बोल सकता है, फोटोज फुटेजेस कभी झूठ नहीं बोलता है। ये फोटो में है, ये वीडियोज में है, कैप्चर किए गए। तो मुझे लगता है कि ये role aggressively. Every Indian has to play this role in contributing towards shaping the global narrative. Like I've said, you should engage with your communities, speak to the legal representatives, public representatives, influencers in your localities. Use your social media platforms for digital amplification. And we are here to share the message and the truth that India refuses to bow down. We will not yield to fear. We have learned to give you the reply in the language you understand. I belong from a political party who is in the opposition. It's in public domain. You all have seen that I have said that Pakistan needs to be taught a lesson in the language they understand. If terrorism is a rabid dog, Pakistan is a wild handler. So we first need to bring the world collectively to combat this vile handler. Otherwise, this vile handler will end up breeding and raising more rabid dogs. So we will not bow down before them. And we will make sure India is responsible. All our attacks and actions have been responsible, made with precision and non-escalatory. मैं चाहता हूं कि आप सब यहां से जाने के बाद आप लोग अब तक सबसे मैं देखा हूं जो लोग बाहर रहते हैं उसमें इंडिया में जो लोग रहते हैं उससे इंडियननेस ज्यादा है। जो लोग बाहर रहते हैं वो
इंडियन फूड से लेके, इंडियन कपड़ा से लेके, इंडियन खाना से लेके, इंडियन गाना से लेके, आप लोग हर वक्त यू लिव इंडिया, यू ब्रीथ इंडिया. And so the expectation from all of you is far more from us. So I want you to be the country's biggest evangelist, proponent, and propagate this message of fighting against terrorism and how India has taken the lead. Thank you so much, and thank you for taking out time and coming. Thank you. Jai Hind. बढ़ते अगली खबर क्या? शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में है. बीजेपी में उदित राज ने कांग्रेस सांसद से पूछा सवाल. कांग्रेस नेता उदित राज ने सोमवार को अपनी पार्टी सहयोगी शशि थरूर पर हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले पर उनकी टिप्पणी को लेकर निशाना साधा. पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाते हुए राज ने कहा है कि उन्हें आश्चर्य है कि क्या थरूर कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं या खुद को सत्तारूढ़ भाजपा के साथ जोड़ रहे हैं. कांग्रेस नेता ने कहा है कि मैं शशि थरूर से पूछना चाहता हूं कि क्या वह कांग्रेस पार्टी में है या भाजपा में, क्या वह सुपर भाजपाई बनने की कोशिश कर रहे हैं. उदित राज की टिप्पणी थरूर द्वारा यह कहे जाने के एक दिन बाद आई है कि पहलगाम आतंकी हमला खुफिया विफलता का परिणाम हो सकता है और इसकी तुलना 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के पहले से की जा सकती है. हालांकि उन्होंने कहा है कि लोगों को अभी सरकार की विफलताओं पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए. थरूर ने कहा था कि स्पष्ट रूप से कुछ विफलताएं थी, लेकिन हमारे पास इजराइल का उदाहरण है जो सभी के अनुसार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खुफिया सेवा है, जिसे 7 अक्टूबर को मात्र 2 वर्ष पहले आतंकी हमले का सामना करना पड़ा था. मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार इजराइल जवाबदेही मांगने से पहले युद्ध के अंत तक प्रतीक्षा कर रहा है, उसी प्रकार मुझे लगता है कि हमें भी वर्तमान संकट को देखना चाहिए और फिर सरकार से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए. Look, as far as intelligence failure is concerned, it's obvious that there was not foolproof intelligence. Obviously, there was some failure, but the question is whether the inevitable investigation that is required should be the priority now, or whether a credible response should be the priority now. In due course, there will have to be an investigation by the government, because it's the government's own responsibility to fix accountability and figure out what happened. And I hope they will do so. But we've got the example of Israel, October 7th. The world's best intelligence services, according to everybody, were taken by surprise on October 7th just 2 years ago. And my own view very clearly is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers, similarly, we too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. Sometimes you succeed, sometimes you don't. We'll never know about the various terror attacks that were successfully thwarted. We only know about the ones we failed to thwart. That is normal in any kind of relationship. I do agree that there were failures, but I do not agree right now that that should be the main focus. Main focus should be the outrageous crimes committed against innocent Indian tourists, the damage that is sought to be wrought to the economy of Kashmir in order to increase discontent in Kashmir, the damage being done to communal relations even within India by their kind of inflammatory communal rhetoric when the general in charge of the Pakistan army says Hindus and Muslims can never live together. What is the message he wants to send? This is disgraceful, contemptible language, and we must stand up firmly and unitedly against it. To my mind, all of India is united in wanting to give a fitting response to the Pakistanis. अब वक्त हो चला दर्शकों को ब्रेक की बात की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें. धन्यवाद. हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच